हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आई होप यू आर डूइंग रियली रियली वेल। मैं सीए राहुल अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में, जहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए एक बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यह वीडियो मई 26, सितंबर 26 एंड जैन 27 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। जो यह वीडियो है, यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग फुल्ली अमेंडेड वीडियो बनाया गया है। यह प्यारे प्यारे नोट्स आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज जो है, इसका चार्जेबिलिटी सेक्शन है सेक्शन नंबर 22। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक हेड का एक चार्जेबिलिटी सेक्शन होता है, तो हाउस प्रॉपर्टी का चार्जेबिलिटी सेक्शन है सेक्शन नंबर 22। इस सेक्शन के अंदर टैक्सेबिलिटी लाने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रॉपर्टी, वो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। वो एक हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो हाउस प्रॉपर्टी कब होगा, उसका दो कंडीशन है। हाउस प्रॉपर्टी कब होगा, उसका दो कंडीशन है। हाउस प्रॉपर्टी में एक पहले एक बिल्डिंग होनी चाहिए। अगर बिल्डिंग है तो वह हाउस प्रॉपर्टी है, और हम उसके ऑनर होना चाहिए। जो असेसी है वो उसका अगर ऑनर है तो वह हाउस प्रॉपर्टी में काउंट हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि कोई हाउस प्रॉपर्टी में अगर बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग बनी हुई है तो वह हाउस प्रॉपर्टी है, और साथ में असेसी अगर ऑनर है तो यह हाउस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ। अगर हाउस प्रॉपर्टी के साथ कोई लैंड अटैच्ड है, कोई लैंड अगर अटैच्ड है, सामने में गार्डन है, तो वो लैंड भी हाउस प्रॉपर्टी में ही काउंट होगा, क्योंकि वह लैंड इस बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है। अगर वो लैंड वैकेंट लैंड होता और कहीं पे अलग से पड़ा हुआ रहता, तब वह हाउस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में काउंट नहीं होता। तो उससे जो भी इनकम होती वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाती। तो आप मेरे साथ रिपीट करो, हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? हाउस प्रॉपर्टी मीन्स कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनिंग देयर टू, असेसी मस्ट बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा, वो फिर हो जाएगा हमारा हाउस प्रॉपर्टी। तो अब हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं? या तो हम लोग सेल कर सकते हैं, या तो उससे हम लोग रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो सेल करेंगे या तो रेंटल इनकम अर्न करेंगे। सेल करेंगे तो वो कैपिटल गेन्स में है, अगर रेंटल अर्न करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर है। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंटल इनकम होता है, ऐसा होता नहीं है कि आपने मंथली जो रेंट डिसाइड कर लिया है उतना आप इनकम में ऑफर कर दो, वही आपका रेंटल इनकम है। इनकम टैक्स के अंदर उसका अलग से एक कंप्यूटेशन है, और आपने कितना अर्न किया उसका एक अलग कंप्यूटेशन है, तब जाके निकलता है हम लोग का रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आती है मेरी बात यहाँ तक कि नहीं समझ में आती है? तो पहला पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हुआ कि चार्जेबिलिटी सेक्शन क्या हुआ, कि सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी एक बिल्डिंग होना चाहिए और लैंड अपर्टेनिंग देयर टू, एंड असेसी मस्ट बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? चलो, अब आ जाते हैं हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का टाइप्स के बारे में। मतलब या तो वो हाउस प्रॉपर्टी हम रेंट पे देंगे किसी को, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी, या तो उसको हम खुद यूज कर लेंगे, सेल्फ यूज करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एक होती है लेट आउट प्रॉपर्टी और एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी अगर आपने रेंटल इनकम में किया है, अगर आपने किसी को रेंटल में दिया है, तो वो ऑलवेज टैक्सेबल होता है, उसका रेंटल हमेशा टैक्सेबल होता है। लेकिन आप खुद यूज कर रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद यूज कर रहे हो, अगर आप बिजनेस में यूज कर रहे हो तो उसको इग्नोर करना है। इफ इट इज यूजिंग इन बिजनेस तो उसको इग्नोर करना है। लेकिन आप उसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आप खुद रह रहे हो, आप खुद रह रहे हो, तो उसमें कोई इनकम होएगी नहीं, उसकी इनकम हो जाएगी नील। लेकिन यह एग्जेम्पशन सिर्फ दो हाउस प्रॉपर्टी तक ही है। दो हाउस प्रॉपर्टी तक ही हम लोग इनकम को नील मानेंगे। उससे अगर ज़्यादा हो गया, अगर थर्ड हाउस प्रॉपर्टी भी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड आप दिखा रहे हो, तो उसको ऐसा मानेंगे कि आपने उसको लेट आउट ही किया है। मैंने क्या बोला? आप यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला? हाउस प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक होती है एलओपी और एक होती है डीएलओपी। एक होती है एलओपी और एक होती है एसओपी। एलओपी क्या हुआ? जिसको आपने लेट आउट कर दिया, किसी को आपने रेंट पे दे दिया, वो हो गया लेट आउट प्रॉपर्टी। एसओपी क्या हो गया? जो आप खुद यूज कर रहे हो या आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो। खुद यूज कर रहे हो, खुद रहने के लिए यूज कर रहे हो, दो हाउस तक अलाउड है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाउस अगर आपके पास है तो उसको हम लोग ऐसा ही मानेंगे कि आपने उसको रेंटल इनकम अर्न करने के लिए दिया है। यहाँ तक बात समझ में आती है? अभी तक यहाँ तक बात समझ में आती है? चलो, अब हम लोग जो इसका कंप्यूटेशन को समझेंगे कि इसकी कंप्यूटेशन होती कैसे है, क्योंकि जो
रेंटल इनकम आप अर्न करते हो, जो रेंटल इनकम आप अर्न करते हो वही यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होता है। यहाँ पे अलग से एक कॉम्प्यूटेशन है। कैसा कंप्यूटेशन है जी? सबसे पहले हम लोग यह चेक करेंगे कि म्युनिसिपैलिटी के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू है और मार्केट के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू है। म्युनिसिपैलिटी ने क्या रेंट डिसाइड किया हुआ है और मार्केट ने क्या रेंट डिसाइड किया हुआ है, विच एवर इज हायर को पहले कंसिडर करना है। ठीक है, अभी आप एसओपी वाले पॉइंट पे ध्यान मत दीजिएगा, इसका एक अलग सा फंडा है, उसको मैं इसके बाद आपको समझा दूंगा। पहले आप एलओपी पे ही ध्यान दो। मैंने क्या बोला, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर। लेकिन रियल इस्टेट के रेंट को इंक्रीज जो हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट है, तो आप रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो। तो मान लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू आया 100 रुपया, फेयर रेंट आया 120 रुपीज, विच एवर इज हायर 120। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं नहीं, आप तो 115 रुपया ही ले सकते हो, तो विच एवर इज लोअर, वो होगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 115 रुपया। 100 रुपीज इज द म्युनिसिपल वैल्यू, 120 इज द फेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर 120। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट बोलता है 135, तो आप कितना चार्ज करोगे, विच एवर इज लोअर, 120 इज द एक्सपेक्टेड रेंट। इतना रेंट इनकम टैक्स बोलता है, हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इतना तो आप हमको दे के चलोगे। अब क्या होता है, लेकिन एक्चुअल रेंट, आपको कितना रेंट मिला, कितना रेंट मिल सकता है, रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल, कितना मिला और कितना मिल सकता है, उस दोनों को ऐड करके हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आपको कितना रेंट था, एक्सपेक्टेड रेंट इज 115 रुपया, लेकिन आप जो है टेनेंट से 200 रुपया ले रहे हो, इनकम टैक्स बोलेगा 200 रुपया पे टैक्स दे दो। आप टेनेंट से 50 रुपया ले रहे हो, इनकम टैक्स बोलेगा 50 रुपया पे हमको रेंट, आप हमको 115 रुपया पे दो, विच एवर इज हाइयर, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रेंट या आपने कितना आपको मिला उसके अकॉर्डिंग, विच एवर इज हायर को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। रेंट चाहे आपको रिसिव्ड हुआ हो चाहे आपको मिलने वाला हो, विच दोनों को हम लोग ऐड करके चलेंगे। अभी आप लोग अनरियलाइज रेंट पे ध्यान नहीं देंगे, उसको मैं आगे आगे आपको समझाऊंगा अनरियलाइज रेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। हम लोग का क्या आ गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आपको मालूम होगा कि म्युनिसिपल टैक्सेस जो होता है वो एक प्रॉपर्टी को जब आप लेते हो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस पे करना रहता है, हर साल का कुछ ना कुछ 100 रुपया 1000 रुपया कटता है, वो आप उसको लेस कर लोगे, उसको आप लेस कर लोगे, आ जाएगा फिर नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू के बाद फ्लैट 30% का डिडक्शन इनकम टैक्स के अंदर दिया हुआ है, फ्लैट डिडक्शन 30% दिया हुआ है, सो डैट कोई भी चार्जेज है, सिक्योरिटी चार्जेज, एमिनिटी चार्जेज, जो भी उसके अलग अलग एक्सपेंसेस है उस हाउस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए 30% ऑफ द एनएवी का डिडक्शन दिया हुआ है। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब कि आपने हाउस प्रॉपर्टी बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, रिपेयर्स के लिए, रिन्यूअल्स के लिए जो इंटरेस्ट पे किया होगा लोन में, उसको लेस करेंगे, तो आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, IFHP। बात समझ में आई यहाँ तक? आपको याद होना चाहिए एकदम, मेरे साथ बोलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कहीं नहीं देखोगे, यहाँ पे देखो। मैंने क्या बोला, म्युनिसिपल वैल्यू जो म्युनिसिपैलिटी के अकॉर्डिंग, एंड देन फेयर वैल्यू इज द मार्केट रेंट विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड रेंट, बट सब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड रेंट, आप किसी एक्ट से ज़्यादा जा नहीं सकते हो, ठीक है, आपको जो है आपको जो स्टैंडर्ड रेंट के अंदर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपना एक्सपेक्टेड रेंट, फिर एक्चुअल रेंट, कितना रेंट हमको मिल गया, कितना मिलने वाला है, उसको ऐड करेंगे इज द एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या लेस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस, तो आ जाएगा अपना नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में 30% का हम लोग फ्लैट डिडक्शन ले लेंगे और क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो अपना क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये कैलकुलेशन समझ में आती है आप लोगों को? आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आती है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यह होता है हमारा एलओपी के केस पे या डीएलओपी के केस में, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी या लेट आउट प्रॉपर्टी। एसओपी के केस में तो मैं खुद ही यूज कर रहा हूँ, एसओपी के केस में मैं तो खुद ही यूज कर रहा हूँ, तो इनकम यहाँ पे होगी नहीं। जब यहाँ पे इनकम भी नहीं होगी तो इसका जीएबी भी जीरो होगा, तो गवर्नमेंट बोलती है तो टैक्स पे क्या हम आपको क्या बेनिफिट देंगे, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट और लोन का बेनिफिट यहाँ पे मिल के चलता है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। बात समझ में आती है? एसओपी तो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, तो मैं कोई इनकम ही ऑफर नहीं कर रहा हूँ, तो कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। बात समझ में आती है यहाँ तक? एकदम क्लियर है?
अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं हम लोग म्युनिसिपल टैक्स पे। अभी मैं आपको म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन और 3-4 पॉइंट आपको मैं अच्छा वाला समझा दूँगा, आपका हाउस प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ जाएगा। बात समझ में आती है? चलो, म्युनिसिपल टैक्स में क्या है, म्युनिसिपल टैक्स को हम लोग अलग-अलग नाम से जानते हैं। नाम अनेक, काम एक। म्युनिसिपल टैक्स से हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स, सीवेज टैक्स। इतना नाम क्यों दे दिया गया सर आपने? एग्जाम में जब आएगा आपको याद होगा म्युनिसिपल टैक्स, वहाँ पे दिया जाएगा सीवेज टैक्स। आप बोलोगे यार ये तो मुझे याद ही नहीं है, इसलिए कोई भी नाम आए ये है म्युनिसिपल टैक्स। ये पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है, और ये अगर जब ऑनर पे करता है तभी अलाउ होगा। अगर ऑनर खुद से पे कर रहा है तब अलाउ होगा, क्योंकि ऑनर की इनकम है तो ऑनर ही पे करेगा तभी अलाउ होगा, और ये पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है। कभी कभी आपको ये फ्लैट अमाउंट दिया हुआ रहता है, कभी कभी ये म्युनिसिपल वैल्यू का एक परसेंटेज दे दिया रहता है कि 4%, 2%, 3%, 1%, ऐसे करके दिया हुआ रहता है। तो म्युनिसिपल टैक्स में 3 पॉइंट याद रखने हैं, क्या क्या? ऑनर पे करेगा तभी अलाउ होगा, सेकंड पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा, थर्ड फ्लैट अमाउंट दिया जा सकता है, या परसेंटेज वाला पॉइंट दिया जा सकता है। ठीक है, एक बार हम लोग नोट्स पे नहीं देखते हैं, एक बार हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन पे ध्यान देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है ना, बैंक से लो, एफआई से लो, एनबीएफसी लो, फ्रेंड और फैमिली से भी लो, आपको इंटरेस्ट लोन अलाउ हो जाएगा। यही हमने क्या किया, आईडीएफसी से लोन लिया था, मैं पे नहीं कर पा रहा था तो मैंने एचडीएफसी से लिया। आईडीएफसी से लिया, पे नहीं कर पा रहा था, मैंने एचडीएफसी से लोन लिया, इसका लोन रिपे कर दिया। फ्रेश लोन हैज बीन टेकन टू रिपे द अर्लियर लोन। तो क्या ये फ्रेश लोन का इंटरेस्ट अलाउ होगा क्या? ये अलाउ हो जाएगा। सेकंड बात हो गई। थर्ड बात, मैंने एक्रूवल बेसिस पे भी अलाउ होगा। म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, इंटरेस्ट लोन इज अलाउड ऑन एक्रूवल बेसिस। फोर्थ बात मैं बताऊं, पेनल इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। ईएमआई पे नहीं किया ना, उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आ गया ना, वो अलाउ नहीं होगा। चार बातें, बैंक से लो, एफआई से लो, एनबीएफसी से लो, फ्रेंड्स फैमिली से लो, अलाउ होगा। एक्वल बेसिस पे अलाउ होगा। फ्रेश लोन हैज बीन टेकन टू रीपे द अर्लियर लोन, इंटरेस्ट ऑन द फ्रेश लोन इज अलाउड। एंड द फोर्थ बात मैंने क्या बोला, मैंने फोर्थ बात क्या बोला कि पेनल इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। ये 4 पॉइंट आपको नीचे मिलेंगे। बात समझ में आती है? चलो, बात समझ में आती है यहाँ तक? पहले क्या क्या बोला, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रेंड्स, एक्रूवल बेसिस पे आपको अलाउड हो जाएगा। आपको जो है फ्रेश लोन का इंटरेस्ट आपको अलाउ होगा, और पेनल इंटरेस्ट कभी भी आपको अलाउड नहीं होगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है प्री कंस्ट्रक्शन का और एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन का। आज चल रहा है 25 फेब 2026। आज चल रहा है 25 फेब 2026। आज आपने हाउस प्रॉपर्टी बनाना स्टार्ट किया, आपको लोन भी आज से मिल गया, और आपने बनाना स्टार्ट किया, आपने 30 जून 28 तक बनाया, 30 जून 28 को आपका हो गया। तो 25 फेब 26 से लेकर 31 मार्च 28 तक का जो इंटरेस्ट होगा उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। मैंने यहाँ पे वही बताया है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, लोन भी आपके पास था, कंस्ट्रक्शन जाके कंप्लीट यहाँ पे हुआ, तो उसका लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, मार्च वाला डेट, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। यहाँ तक का जो इंटरेस्ट होगा ना, वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का जितना अमाउंट है उतना अलाउड हो जाएगा। फॉर टेक एन एग्जाम्पल, 31 मार्च 28 तक का जो इंटरेस्ट है, आज से लेकर 31 मार्च 28 तक का इंटरेस्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा, और 28 से आगे का इंस्टॉलमेंट पूरा का पूरा वहाँ पे अलाउ होके चलेगा। बात समझ में आती है? आपका हाउस प्रॉपर्टी कब रेडी हुआ? जून 28 में ना, तो जून 28 से आप वहाँ पे क्या, तब से आप रेंटल इनकम ऑफर करना स्टार्ट करोगे, या आप खुद यूज करना स्टार्ट करोगे? हाउस प्रॉपर्टी तब हुआ कि तब वहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट जो है आपको जितना एक्रूवल होगा उतना उतना आपको अलाउड होके चलेगा। बात समझ में आती है यहाँ तक? चलो, अब जो है कितना अलाउड होगा, यहाँ पे तो मैंने बोल दिया कि इंटरेस्ट लोन आपको अलाउड होगा। पहले मैंने बताया कैसे कैसे अलाउड होगा, प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, लेकिन कितना अलाउड होगा। मैंने 10 करोड़ का लोन ले लिया है, 20%, वैसे हाउस प्रॉपर्टी पे लोन 8-9% पे मिल जाता है, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैंने बहुत महंगा लोन ले लिया, तो कितना अलाउड होगा मुझे? क्या कोई कैप है क्या? मैं एक प्यार का बात बताऊँ, एक अच्छी बात बताऊँ, एलओपी में आप टैक्स पे कर रहे हो ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन वहाँ पे कोई कैप नहीं है, आपको पूरा का पूरा अलाउड होगा। एलओपी हो या डीएलओपी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको फुल्ली अलाउड होगा।
पूरा का पूरा अलाउड होगा। लेकिन एसओपी के केस में इनकम कुछ तो नहीं दे रहे हो ना, कुछ भी इनकम नहीं दे रहे हो ना, तो भैया पूरा नहीं करेंगे अलाउड ना। तो अगर अगर रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन के लिए है तो 30,000 रुपया तक ही मिलेगा। 30,000 रुपया तक ही आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल के चलता है। लेकिन आपने एक्वायर करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए किया था तो आपको 2 लाख तक मिल सकता है, और या फिर 30,000 तक मिल सकता है। 2 लाख तक आपको कब मिलेगा? जब यह वाली कंडीशन आपको सेटिस्फाइड होगी। कैसे से क्या होगी? अगर आपने 1/4/99 के बाद लिया हो और 5 ईयर्स के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया हो, 5 ईयर्स के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया हो, जिस साल आपने लोन लिया था उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से अगर आपने कंप्लीट कर दिया है तो आपको 2 लाख का अलाउड होगा, नहीं तो आपको 30,000 ही अलाउड होगा। एसओपी के केस में दो जगह ही 30,000 है। एक रिपेयर रिन्यूअल, जहाँ देखो कभी लोन लिया हो कोई मतलब नहीं है, कितने दिन में करवाया हो कोई मतलब नहीं है, किसी ने भी लिया हो किसी से भी लिया हो कोई मतलब नहीं है, 30,000 ही मिलेगा। लेकिन एक्वायर और कंस्ट्रक्शन के फेज में मेरे बाबू, अगर 5 ईयर्स में कंप्लीट कर दिया लोन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया, 1/4/99 के बाद अगर आपने लोन लिया है तो 2 लाख तक का मैक्सिमम मिलेगा, नहीं तो 30,000 तक का मिलेगा। बात समझ में आती है? न्यू रिजिम में ना, न्यू रिजिम में यह आपको कुछ भी नहीं मिलता है, पूरा चैप्टर खत्म। एसओपी अलाउड ही नहीं है, एसओपी का इंटरेस्ट अलाउड ही नहीं है। एलओपी तो वैसे का वैसे चलेगा, एसओपी का खेल खत्म हो गया अगर आप न्यू रिजिम ऑप्ट कर रहे हो तो। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया है। बात समझ में आती है? रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। अगर आप हाँ बोलोगे, अगर आपको समझ में आती है, अगर आप हाँ बोलोगे तब मैं रिवाइज करवाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं करवाऊंगा। आप ऐसा बताओ, करवाना है? चलो रिवाइज करवाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करें एक बार फिर से। एलओपी है, एलओपी जिस पे रेंट इनकम हम टैक्स दे के चलते हैं, मैक्स कितना भी मिलेगा पूरा अलाउड हो जाएगा इंटरेस्ट। एसओपी के केस में रिपेयर है ना, रिपेयर के केस में या लोन, या फिर अगर आपने 1/4/99 के बाद लिया हो और अगर आपने 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया हो तो 2 लाख का मिलेगा, नहीं तो 30,000 मिलेगा, और रिपेयर के केस में 30,000 ही मिलेगा। बात समझ में आती है? एक वादा किया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, एक वादा किया था मैंने आपको स्टार्टिंग में कि अनरियलाइज रेंट पे ध्यान मत देना, वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। क्या होता है अनरियलाइज रेंट या अरियर रेंट? क्या होता है अरियर रेंट? मतलब जो रेंट अंडर डिस्प्यूट है, आपने ये सब क्या होती है बड़ी बड़े शहरों में होती है। 10% का इंक्रीमेंट मैंने बोला था, लेकिन कर रहे 15%, तो रेंट अंडर डिस्प्यूट, अनरियलाइज रेंट। टेनेंट क्या किया, रात भर में भाग गया। भाग तो पाओगे नहीं, क्यों? सिक्योरिटी तो देके रखते हो ना, भाग नहीं पाओगे। तो भी अगर अनरियलाइज रेंट है तो उसको जो है आपको ऑफर नहीं करना है। यहाँ पे मैंने क्या दिया था फॉर्मूला? रेंट रिसिप्ट प्लस रेंट रिसीवेबल जो आने वाला है, लेकिन कोई अनरियलाइज है जो बैड डेट हुआ है, उसको आपको ऑफर नहीं करना है। तभी ऑफर नहीं करना है जब 4 कंडीशन सेटिस्फाई होते हो। तुम यहाँ पे देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर टेनेंट बोनाफाइड था, मतलब जेन्युइन था, आपका घर वाला नहीं था, जेन्युइन था, आपने लीगल स्टेप्स लिया है रेंट को रिकवरी करने के लिए। थर्ड, आपने जो है उसको कहीं और जो है जगह नहीं दे दिया है, आपने उसको कहीं और जगह नहीं दे दिया है। फोर्थ, आपने जो उसको बोला है कि खाली कर दो, टेनेंट बोनाफाइड था, जेन्युइन था, आपने जो है बोला है तुम खाली करो, और कहीं जगह नहीं दे दिए हो, और लीगल प्रोसीडिंग्स आपने स्टार्ट कर दिया कि रिकवरी के लिए। अगर मानो रिकवरी हो गया, अगर मानो रिकवरी हो गया, अगर उसने रेंट पे कर दिया मुझे, तो 70% ऑफर कर देना हाउस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, irrespective of the fact whether you are the owner of the property at the time of receipt of that unrealized rent। आज से 5 साल बाद वो मुझे रेंट दे रहा है, ये लीजिए भैया आपका 4 लाख रुपया। 4 लाख का 70% कितना होता है? 2,80,000 रुपया आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करते ना। अब आप बोलोगे मेरा तो हाउस प्रॉपर्टी अब है ही नहीं, मैं क्यों टैक्स भरूँ, मैं ये तो मेरा इनकम हो गया, जाओ ये तो मेरा हम इनकम है लेकिन मैं टैक्स में पे नहीं करूँगा। नहीं मतलब है बाबू उससे। स्टार्टिंग में अगर आपको अनरियलाइज रेंट आपको हमने अलाउ करवाया था, फर्क नहीं पड़ता प्रॉपर्टी आपकी है अब या नहीं है, थी, पुराना पाप है, साफ करना पड़ेगा, आपको टैक्स इस पे देना पड़ेगा। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है क्या? अगर समझ में आती है तो यस बोलना, ठीक है? चलो, अब हम लोग का 2-3 बातें हैं, छोटी-छोटी बातें हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। कभी ऐसा होता है ना कि प्रॉपर्टी को आपने पार्टली लेट आउट किया हो। मान लेते हैं यह पूरी बिल्डिंग थी, 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, ठीक है? 1000 स्क्वायर फीट था। मैंने फर्स्ट फ्लोर मैंने खुद रखा, सेकंड फ्लोर मैंने लेट आउट कर दिया।
अग तो अब क्या होगा, अगर मैंने फर्स्ट फ्लोर खुद रखा, सेकंड फ्लोर मैंने लेट आउट कर दिया, तो एरिया वाइज आपको मार्केट वैल्यू, आपको म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों फ्लोर इक्वल है, पूरा म्युनिसिपल वैल्यू है इसका, मान लेते हैं साल का 10 लाख रुपया, 5 लाख इधर 5 लाख उधर। फेयर रेंट था मेरा 18 लाख रुपया, 9 लाख इधर 9 लाख इधर। स्टैंडर्ड रेंट था मेरा 12 लाख रुपया, 6 लाख इधर 6 लाख इधर। सबसे पहले आप एरिया वाइज देखोगे, क्या एरिया वाइज बैफ्रिकेट होगा क्या? हाँ। अब होता है टाइम वाइज। टाइम वाइज कहने का क्या मतलब है कि मैंने फर्स्ट फ्लोर में खुद रह रहा था, मैं खुद ही रहूंगा। सेकंड फ्लोर को मैंने क्या किया, मैं एक दिन के लिए मैंने सिर्फ भाड़ा में दिया और मैंने उसको भगा दिया। एक दिन वो रहा और वो छोड़ के चले गया, उससे कोई मतलब नहीं। एक दिन भी वो रहा ना तो पूरा साल ऐसा माना जाएगा कि वो लेट आउट ही था, वो डीएलओपी ही था। It is irrelevant, it is irrelevant, it is irrelevant whether a tenant has occupied a property for a single day, for a single month, for a single quarter, for half yearly or 7 months. Once the property has been occupied by the tenant, it is deemed कि वो पूरे साल के लिए occupied था, तो वो पूरे साल के लिए occupied था। ठीक है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, वो डीएलओपी ही था पूरा। ठीक है, अब आता है वैकेंसी रेंट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वैकेंसी रेंट, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम यहाँ पे ध्यान देना। वैकेंसी रेंट क्या होता है भैया? वैकेंसी रेंट अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, एक होता है हम लोग का एक्सपेक्टेड रेंट, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक पढ़ा कि एक्चुअल रेंट रिसिप्ट प्लस रिसीवेबल, ये हो गया मेरा एक्चुअल रेंट रिसिप्ट प्लस रिसीवेबल। ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसिप्ट और रिसीवेबल ये हो गया मेरा। अब क्या हुआ कि 10 महीना था तो 10 महीना का रेंट हमको मिल गया, यहाँ पे चल रहा है, लेकिन 2 महीना वो नहीं रहा। लेकिन 2 महीना मेरा घर खाली था, कोविड में बच्चे चले गए घर, तो यहाँ पे 2 महीना का हम लोग एक बार वैकेंसी रेंट को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। हम लोग यहाँ पे 2 महीना का वैकेंसी रेंट पहले हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ बात समझ में आती है आप लोगों को? बात समझ में आती है क्या? बोलो ना यहाँ। ठीक है, ये तो हमको एक्चुअल में रिसिप्ट हुआ, ये भी हमको रिसिप्ट हुआ, ये हमको नहीं मिला, तो क्या गवर्नमेंट इस पे भी टैक्स लेगी क्या? गवर्नमेंट यह बोलती है अगर एक्सपेक्टेड रेंट इस दोनों का सम से ज़्यादा है, इस दोनों के सम से एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है, तो अगर नहीं भी, अगर मिल भी जाता तो भी तुम इस पे टैक्स पे करते, नहीं तुमको मिला तो भी पे कर दो। अगर यह मिल जाता तुमको इस रेंट के साथ, अगर तुमको ये मिल जाता इसके साथ, तो तुम तो भी यह ज़्यादा ही था, तो तुम पे करते ना इस पे। तो अगर नहीं भी मिला तो भी इसी पे करो। ठीक है, अब मान लेते हैं नहीं यह ज़्यादा हो गया, यह ज़्यादा हो गया, यह जो है यह ज़्यादा हो गया कि ये वैकेंसी रेंट के कारण ये ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमको तो मिला नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, आप सिर्फ एक्चुअल रेंट पे ही टैक्स पे कर दो, आप सिर्फ एक्चुअल रेंट पे ही टैक्स पे कर दो, आपको वैकेंसी रेंट पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? एकदम लॉजिकल, बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसलिए मैंने क्लियर किया। मैंने क्या बोला, इस दोनों को ऐड करो, लेकिन ज़्यादा कौन है, मेरा एक्सपेक्टेड रेंट मेरा हाई है, तो एक्सपेक्टेड रेंट पे कर दो, क्योंकि अगर मिल भी जाता तो भी इसी पे करना रहता। नहीं, अब क्या हुआ, लेकिन वैकेंसी रेंट अगर हमको मिलता, मेरा ये वाला फिगर ज़्यादा होता, तो लेकिन हमको पैसा नहीं मिला ना। ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगी एक्चुअल रेंट पे कर दो, वही मैंने यहाँ पे समझा के रखा है कि अगर ज़्यादा है तो आपको ए आर ही इज द जीएवी, अगर इस तरफ वाला मेरा ज़्यादा है तो ए आर इज माई जीएवी। समझ में आती है? अब ये चैप्टर आपकी आखिरी सांस लेके चल रही है, जहाँ पे हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक कॉम्पोजिट रेंट और एक को ऑनरशिप। कॉम्पोजिट रेंट, को ऑनरशिप। कॉम्पोजिट रेंट क्या होता है? कॉम्पोजिट रेंट मीन्स बिल्डिंग के साथ और भी एमिनिटीज दिया गया है, बिल्डिंग के साथ और भी एमिनिटीज दिया गया है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लिफ्ट, सिक्योरिटी, पावर बैकअप, उसका भी रेंट आता है। जैसे पेइंग गेस्ट में अगर आप रहोगे, पेइंग गेस्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको रूम दिया हुआ रहता है, साथ में आपको बेड, फर्नीचर सब कुछ दिया हुआ रहता है। अगर आप अगर आप कहीं बड़े सिटी में जाते हो, वहाँ पे फर्निश्ड अनफर्निश्ड दोनों तरह से रेंटल हो सकता है। जैसे पेइंग गेस्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है, बिना फर्नीचर के वो रूम रेंट पे लगेगा ही नहीं। अगर लेट आउट बिना एमिनिटीज के पॉसिबल ही नहीं है, तो टोटल रेंट इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी और आईएफओएस। अगर आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी, नहीं तो कभी कभी कमाते हो तो आईएफओएस। लेकिन लेट आउट पॉसिबल है, फर्निश अनफर्निश। तो क्या अग्रीमेंट में सेपरेट किया हुआ है? हाँ, अग्रीमेंट में सेपरेट किया हुआ है। अग्रीमेंट जो बना था, अग्रीमेंट में सेपरेट दिया हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी का 50,000 रुपया महीना का रेंट और ये फर्नीचर का 6,000 का रेंट।
अगर सेपरेट किया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी का रेंट को हाउस प्रॉपर्टी में ले जाओ, अदर एसेट्स का वही, अगर बिजनेस है तो पीजीबीपी, नहीं तो आईएफओएस। अग्रीमेंट में सेपरेट ही नहीं किया हुआ है 70,000 रुपये महीना, अग्रीमेंट में सेपरेट ही नहीं किया हुआ है 70,000 रुपये महीना, तो टैक्स रेंट जो है आपका आईएफओएस और पीजीबीपी इसी के अकॉर्डिंग जो चलने वाला है। बात समझ में आती है? नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट concept from exam point of view, but still can be checked in the MCQs। समझ में आती है बात यहाँ तक आपको? चलो अब आ जाते हैं हम लोग को ऑनरशिप। को ऑनरशिप क्या हुआ? मेरा भी राइट है, तुम्हारा भी राइट है, तुम भी रहो हम भी रहेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। एनुअल वैल्यू वैसे भी नील होती है। इंटरेस्ट और लोन क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है? हर एक पर्सन को उतना जो 30,000 2 लाख पर ऑनर का रेट है, पर ऑनर का रेट है 30,000 और 2 लाख। वो हाउस हाउस प्रॉपर्टी में 25 अगर ऑनर है तो 25 ऑनर लोगों को के लिए जो है वो रेंट वो इंटरेस्ट अलाउड होता है। ठीक है, ईच को ऑनर के लिए है। और लेट आउट प्रॉपर्टी में भी ईच लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो इनकम कंप्यूट होता है वहां पे तो इंटरेस्ट लोन पे कोई बार है नहीं, कितना भी तुम इंटरेस्ट लोन चढ़ा दो, फिर वो ऑनरशिप के बेसिस पे अपॉर्चनमेंट किया जाता है। मेरा है 60%, तुम्हारा है 40%, तो तुम 40% इनकम तुम्हारा, 60% इनकम मेरा। लॉस है 40% लॉस तुम्हारा, 60% लॉस मेरा। समझ में आती है बात? एसओपी के केस में क्या है कि जो जो वो इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो हर को ऑनर के लिए इंटरेस्ट का अमाउंट पर ऑनर के अकॉर्डिंग है, और लेट आउट में आप जो इनकम या लॉस कंप्यूट करते हो वो ऑनर के परसेंटेज बेसिस पे आपको आ जाता है। ठीक है, चलो अब आता है एक छोटा सा पॉइंट है, हेल्ड एट स्टॉक इन ट्रेड प्रॉपर्टी। ये सब होते हैं बड़े बड़े बिल्डर्स के लिए। बड़े बड़े बिल्डर में नाम आप लो, डीएलएफ हो गया, रहेजा ग्रुप हो गया, सुजी ग्रुप हो गया, एक हमारे सीए भी है, सीए निरंजन करके, उन्होंने भी बहुत रियल एस्टेट में काम किया है। तो होता क्या है कि बिल्डिंग आपने बना दिया, मान लेते अभी फैब 26 में 25 फैब 26 को बिल्डिंग बन गई, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया। इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 26। यहाँ से 2 साल तक अगर बनने के बाद रेंटल में लग गया या सेल हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तब तो क्या दिक्कत है? तब तो रेंटल इनकम आ रहा है तो आईएफएसपी के अंदर, सेल कर दिए तो कैपिटल गेन के अंदर 30 है ना। इतना प्रॉपर्टी आपने बना दिया, रेंटल में लग नहीं रहा है। गवर्नमेंट बोलती है हम इंतजार नहीं करेंगे, हम इम्तिहान नहीं देंगे इंतजार का, हम 31 मार्च 26 से लेकर 2 साल तक आपका वेट करेंगे। 2 साल तक आपका हम वेट करेंगे। 2 साल तक हम लोग यह मान के चलेंगे कि कोई इनकम नहीं हो रही है। 2 साल के बाद मान लिया जाएगा कि यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इस पे टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज आईएफएसपी वेयर इट इज हेल्ड बाय एसएससी एज स्टॉक इन ट्रेड। बिल्डर की तो स्टॉक इन ट्रेड ही है,